Hello students, welcome you all in the video lecture series of CAD/CAM. Today we are going to see our new unit that is automation. इसमें हमने मैक्सिमम पार्ट जो है जिसमें जैसे हम कहते हैं यहाँ पे कि CIM, CAPP, ग्रुप टेक्नोलॉजी ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है और उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ऑटोमेशन का बेसिक पार्ट, एफएमएस क्या होता है। बाद में अगर कोई पार्ट का क्लासिफिकेशन और कोडिंग करते तो उसको किस तरीके से हम देखते हैं वो हम अभी आज के यूनिट में देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन से। तो ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन जैसे सबको पता है कि ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या ऐसी सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे। और जो कंट्रोल रखते हैं हम जो सिस्टम्स हम अप्लाई करते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी रहेगा या कुछ रिसर्च वर्क भी रहेगा या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी रहेंगे, कुछ अलग अलग चीज़ें जिसमें रहेंगे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है। तो ऑटोमेशन क्या करता है, जैसे सबको पता है कि मशीन क्या करता है कि जो भी ह्यूमंस के एफर्ट रहते हैं उसको हम रिड्यूस करते हैं, जितना कम कर सकते हैं उतना हम कम करते हैं, इसलिए मशीनरीज क्रिएट की जाती है या बनाई जाती है। तो अब मशीनरीज को जो ऑपरेट करना है तो वहाँ पे मैन पावर लगते हैं, तो उस मैन पावर को हमें क्या करना है, ऑटोमेटेड करना है। ऑटोमेटेड करना है यानी क्या, जहाँ पे ऑपरेटर रहता है उस ऑपरेटर को हमें रिप्लेस करना है न्यू टेक्नोलॉजी से, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करेगी कि वो ऑपरेट करेगी विदाउट ह्यूमन बींग या ह्यूमन बींग का बहुत कम हेल्प लेके वहाँ पे वो ऑपरेशंस करेंगे। तो ऑटोमेशन बेसिकली क्या होता है कि जो मशीनरीज पार्ट्स होते हैं जिसको ऑपरेट हमें करना है या सिस्टम जो रहती है उस सिस्टम को हमें जब ऑपरेट करना है वहाँ पे हमें ह्यूमन का एफर्ट बहुत कम चाहिए। इनिशियल पॉइंट पे ह्यूमन का एफर्ट चाहिए और और बाकी की सारी चीज़ें वो वहाँ पे वो सिस्टम करेंगी, वो कंट्रोल सिस्टम करेंगी जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट लाने के लिए हेल्प करेगी। उसको हम कहते हैं ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस करने वाली एक प्रोसेस रहती है जिसमें क्या होता है कि आपको एक बार सिर्फ इनपुट देना पड़ता है, आउटपुट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा और वो उसके पहले जो वर्क प्रोसेस होता है वो वर्क प्रोसेस भी आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा और इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। इसको लेबर का भी बहुत कम खर्चा होता है। आपको बस एक स्किल ऑपरेटर लगता है इनिशियल पॉइंट पे जिसको मालूम रहता है किस तरीके से इसको हमें इनपुट देना है और किस तरीके से अगर उसमें फेलियर आ रहा है तो उसको किस तरीके से हमें ऑपरेट करना है। तो ये ऑटोमेशन किस हेल्प से होता है, यानी इसके अंदर जो ऑटोमेटिक कंट्रोल्स होते हैं, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल्स किसके बेसिस पे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, उसमें कंप्यूटर्स हमें लगते हैं। कंप्यूटर्स में हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स लगते हैं जो कोरिलेट करेंगे या जो कैलिब्रेटेड रहेंगे और वो जो मैकेनिकल पार्ट्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है उसके साथ वो क्या करेगा, कोलैबोरेट होके कंप्यूटर और आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा और तब जाके कुछ आपको जो ऑटोमेशन या कंट्रोल ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसको हम कहते हैं ऑटोमेशन, ठीक है। तो अब इस ऑटोमेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि फिक्स टाइप है, यहाँ पे फिक्स्ड या हार्ड ऑटोमेशन कहते हैं, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कहते हैं या फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन कहते हैं। ऐसे तीन ऑटोमेशन के टाइप्स है जिसमें फिक्स्ड ऑटोमेशन या हार्ड ऑटोमेशन में क्या होता है कि जब भी आप कोई ऑपरेशंस करते हो या जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या सिस्टम में भी कुछ चीज़ें करते हो जिसके अंदर क्या होता है, सीक्वेंस होती है, हम कोई भी चीज़ें सीक्वेंस से करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कंप्यूटर आपका रोल प्ले करता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप काम करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ सारी ऑपरेशंस की सीक्वेंस देनी पड़ती है कि जैसे फर्स्ट ऑपरेशन मैं XYZ चीज़ पे करूँगा, सेकंड ऑपरेशन मेरा कुछ तो डिसाइडेड रहेगा, थर्ड डिसाइडेड रहेगा। तो ये डिपेंडेंट रहता है कि आपका किस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आपका डिजायर्ड गोल क्या है, आपका सिस्टम आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है, उस पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक बार जो आपने सीक्वेंस फिक्स कर दी तो वो फिक्स्ड रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है कि फिक्स्ड ऑटोमेशन। एक एग्जांपल लेने के ऊपर हम अगर करेंगे, ऑटोमेशन कहाँ लगता है हमें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन के टाइम पे हमें ऑटोमेशन लगता है। तब इस और मास प्रोडक्शन में भी हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड रहता है कि हमारा प्रोडक्ट अगर चेंज होते रहता है कंटिन्यूसली, उसके शेप साइजेस चेंज होते हैं या कंटिन्यूसली एक ही प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग हमें करना है बहुत टाइम तक, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो वहाँ पे ये फिक्स्ड ऑटोमेशन हमें हेल्प करता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि आप सीक्वेंस जो रहेंगी वो फिक्स कर दोगे आप, और उसको हम चेंज नहीं कर पाते। तो
उसको हम कहते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन या हार्ड ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट। और इसका बेनिफिट फिर बाद में क्या है कि हमें दूसरा देखना पड़ता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन यानी क्या कि जिसके अंदर आप तो आपकी सीक्वेंस फिक्स करते हो जैसी फिक्स्ड ऑटोमेशन की जैसी, बट इसके अंदर आप आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस यानी क्या कि आप लेकिन उस ड्यूरेशन में क्या हो जाता है कि जब आप भी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन जब आप अप्लाई करते हो या यूज़ करते हो तो उसमें बस एक एक आपको ड्रॉबैक मिलेगा कि जब भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको प्रोडक्शन सिस्टम को बंद करना पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत सारा टाइम हमारा लॉस हो जाता है। तो ये एक चीज़ होती है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में आप क्या करते हो कि जो आपने सीक्वेंस दिए वो आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, बट आपको आपका जो भी प्रोडक्शन लाइन है वो आपको बंद करना पड़ता है। बस एक ड्रॉबैक है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में। दूसरा है तीसरा है आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन या सॉफ्ट ऑटोमेशन, उसको हम सॉफ्ट ऑटोमेशन भी कहते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें क्या होता है कि आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जो भी आपने सीक्वेंस डिसाइड की है, जो भी आपने डिसाइड किया है कि हमारा ऑपरेशन किस तरीके से रहेगा, सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगी, तो उस सिस्टम को आप कभी भी चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। जब आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है या कुछ चेंजेस करने ज़रूरी है, कुछ एडिशन करना ज़रूरी है, तब आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है कि आप ड्यूरिंग द वर्क जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आपको यानी प्रोडक्शन लाइन बंद करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपका टाइम बचेगा। यहाँ पे आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसको आपको स्टॉप करना है। तो ये एक बेनिफिट बहुत अच्छा है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का। तो तीनों टाइप्स के ऑटोमेशन में मोस्टली फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन बाहर मार्केट में जहाँ पे मास प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, बट इसका इनिशियल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनका एक ही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूसली होता है, डिमांड में होता है, वही कंपनीज इस फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का यूज़ करती है। ठीक है, ये हो गया अपने तीन टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। अब हम आएंगे हमारे एक सिस्टम पे। ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है, तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी FMS। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो आजकल के मॉडर्न इंडस्ट्री है या कंपनी जो कहते हैं हम, उसमें ये यूज़ की जाती है। अब ये होता क्या है, इसमें होता क्या है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जैसे हमें अभी क्या था कि ये सेम है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के जैसी, बस इसमें हमें सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ता है कि जब आप फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन करते हो तो उसके पीछे वर्क किस तरीके से होता है कि मैन्युफैक्चरिंग तो होते ही रह रहा है, उसको विदाउट आप स्टॉप करके भी चेंजेस कर रहे हो, तो मशीनरीज किस तरीके से उसको कैचअप करेंगी और कंटिन्यूसली वो चेंजेस को आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग में चेंज करेंगी विदाउट एनी स्टॉपेज में। तो वो सिस्टम वो किस तरीके से वर्क करता है, वो किस बेसिस पे करता है, तो वो सिस्टम है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो FMS क्या है आपका, ये सिस्टम आपको वही हेल्प करती है कि आपके चेंजेस, आप मशीनरीज भी चेंज कर सकते हो, टूल्स भी चेंज कर सकते हो, डायमेंशंस भी चेंज कर सकते हो, आपका प्रोसेसिंग भी चेंज कर सकते हो। तो ये आपके पास जो भी वर्क लेआउट आपके पास अवेलेबल है आपके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उस सिस्टम का फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या करता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करके आपको ना वोलेटाइल होके आपको डिजायर्ड गोल आपको अचीव करके देता है, तो उसको कहते हैं FMS। ठीक है, तो अब FMS सिस्टम क्या कहती है आपको कि उसमें जैसे मैंने अभी कहा था लाइन लेआउट रहता है, कि लाइन लेआउट यानी क्या कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल रहेंगी जिसके अंदर आपका पाथ डिसाइडेड किया रहेगा। एक लाइन रहेगी, उस लाइन पे आपका पाथ डिसाइडेड रहेगा कि भैया आपका जो प्रोडक्ट है वो एक पॉइंट से एक पॉइंट पे इस ड्यूरेशन में जाएगा, उसके ऊपर इस XYZ चीज़ें यानी इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, लेकिन उसका भी सीक्वेंस रहेगा किस तरीके से ऑपरेशंस होगा, और ऑपरेशंस होने के बाद वो किस तरीके से इंस्पेक्शन होकर पैकेजिंग करेगा। तो ये डिसाइड किया जाता है FMS से, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से। ठीक है, एक होता है लाइन लेआउट में होता है, दूसरा होता है लूप लेआउट। आप लाइन लेआउट का यहाँ पे देख लीजिए, आपको फिगर दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि किस तरीके से वर्क प्रोसेस आगे आगे होगा, यानी यहाँ से प्रोडक्ट स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, तो उसके ड्यूरेशन में क्या क्या उसके ऊपर ऑपरेशंस होने वाले हैं, क्या क्या उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होने वाली है, वो यहाँ पे डिसाइड की जाती है, और वो होते 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 आपका कन्वेयर के थ्रू आपका प्रोडक्ट आगे चला जाता है। ठीक है, वो दूसरा होता है लूप लेआउट। लूप लेआउट क्या कहता है आपको, ये यूनिडायरेक्शनल रहेगा। यूनिडायरेक्शनल क्या, जैसे स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये क्या करेगा कि जो सीक्वेंस में काम करना है, यानी यहाँ से पार्शियल ऑपरेशंस एक पार्ट में डिसाइड किया जाता है और दूसरा पार्शियल ऑपरेशंस एक पार्ट में, यानी मान लो नंबर ऑफ ऑपरेशंस उसके ऊपर है, 4 ऑपरेशंस है, तो 4 ऑपरेशंस उसके अलग डायरेक्शन में होंगे और 4 ऑपरेशन आपके अलग डायरेक्शन में होंगे, तो इसको हम कहते हैं लूप लेआउट। ठीक है, ये होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा होता है लैडर लेआउट। लैडर लेआउट क्या कहता है आपको कि जिस तरीके से उसके ऊपर प्रोडक्ट आएगा,
आप प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, वर्क स्टेशंस रहेंगे, अलग अलग वर्क स्टेशंस के ऊपर आपका काम होगा। जैसे मान लो कि आपका बहुत सारे 8 9 10 आपके वर्क स्टेशंस है, तो उस वर्क स्टेशन के ऊपर क्या होगा कि जहाँ जहाँ आपका वर्क, जो ऑपरेशंस आपको कंप्लीट करने हैं वो ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए, और जहाँ पे आपका वैकेंट है तो वहाँ पे आपका जो जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कुछ हुआ नहीं, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस वर्क स्टेशन में ऑटोमेटिकली प्लेस किया जाएगा जहाँ पे आपका ऑपरेशन होगा। जिससे होता क्या है कि आपका टाइम बचता है। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में पहला स्टेज होगा, सेकंड स्टेज होगा, थर्ड स्टेज होगा, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वर्क स्टेशन है, जिस वर्क स्टेशन में जो प्रोडक्ट जल्दी खत्म हो गया, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो वर्क स्टेशन पे आपका प्रोडक्ट प्लेस किया जाएगा। ठीक है। अब एक फोर्थ है जो कैरोसल लेआउट है। कैरोसल लेआउट में भी क्या होता है कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्लेस किया जाएगा, बट जिस वर्क स्टेशन के ऊपर उसको काम करना है वो वहीं पे ही जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हर एक स्टेशन के ऊपर जाके काम, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन होगा और उसके बाद वो होगा, उसके ऊपर जो भी डिज़ायर्ड ऑपरेशन करना है वो होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वर्क स्टेशन रहेगा आपका, जहाँ पे उस प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है आपको, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर लगाना है, उसी वर्क स्टेशन पे वो जाके वो वर्क करेगा। उसको कहते हैं हम कैरोसल लेआउट। ठीक है। अब ये रोबोट का है। रोबोट सेंट्रल सेल, यानी रोबोट का जो काम होता है कि सेंसिंग का करना है, जो हम अगले यूनिट में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वो रोबोट किस तरीके से वर्क करता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। अब एप्लीकेशंस क्या है, शीट मेटल में है, ये है, बहुत जगह पे जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आ गई वहाँ वहाँ आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है। अब हम देखिए CIM। CIM यानी क्या, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में हल्का सा डिफरेंस है। हल्का सा डिफरेंस यानी क्या, कि हम कंप्यूटर का हेल्प करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब कंप्यूटर का हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेल्प नहीं लेते, हम कंप्यूटर को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते हैं यानी क्या, कि हम वो कंप्यूटर उस तरीके से क्रिएट करेंगे या सिस्टम इस तरीके से क्रिएट करेंगे जो हमारे ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। ठीक है। उस सिस्टम को हम कहते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सिस्टम। यानी कंप्यूटर का काम क्या रहेगा कि आपका पूरा ऑपरेशंस एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करते करते उसमें अगर कुछ लूप होल आ रहे हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं या कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, तो वो आपको वहीं पे ही रेक्टिफाई करके देगा, और उसके सॉल्यूशंस भी आपको वहीं पे क्रिएट करके देगा कि इसको हमें क्या चेंजेस करना है। मोस्ट ऑफ द एरर्स क्या करता है कंप्यूटर, खुद ही फाइंड आउट करके खुद ही उसका सॉल्व कर लेता है, उसको ह्यूमन इनपुट की ज़रूरत नहीं गिरती है। तो वहाँ पे कंप्यूटर का हेल्प ज़्यादा होता है। तो ऐसे कुछ कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं कि जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या आपके डिजायर्ड वर्क के लिए बनाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। उसको हम कहते हैं CIM। और नेक्स्ट है GT, ग्रुप टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने कहा था आपको कि ये फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी हो चुका है और इसका ऑलरेडी वीडियो है, फिर भी एक रिवीजन बोल के मैं आपको कहता हूँ कि ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या रहता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा आपके डिजायर्ड गोल के ऊपर। तो डिजायर्ड गोल के पहले जो आपको ऑपरेशंस करने हैं, तो आपका जो ऑपरेशंस रहेगा तो उसमें प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो उसके शेप एंड साइज के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, ग्रुप को, उस प्रोडक्ट को एक ग्रुप में रखेंगे। फिर उस प्रोडक्शन के ऊपर आपको कौन से ऑपरेशंस करने हैं उसके बेसिस के ऊपर एक ग्रुप बनाया जाएगा। उसके कलर के ऊपर एक ग्रुप बनाया जाएगा। मशीनरीज कौन से ऑपरेट करने वाले उसके ऊपर एक ग्रुप बनाया जाएगा। तो ये ग्रुप बना बना के हम क्या करते हैं कि एक बैच प्रोडक्शन बनाते हैं। हम मास प्रोडक्शन में ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाती। बैच प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बैच प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्रुप टेक्नोलॉजी का। तो इसका डिटेलिंग वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक है। बाकी का पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग सिस्टम। अब इसमें होता क्या है कि हम कोडिंग सिस्टम इस तरीके से देते हैं कि हमारे क्यों ज़रूरी होता है कोडिंग सिस्टम देना या कोडिंग देना या सिम्बॉल्स देना या कुछ कलरिंग करना। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप जब ऑटोमेशन करते हो तो रोबोट को एक सेंस होना चाहिए या एक रोबोट को मालूम होना चाहिए कि हम किस पार्ट को रिसीव करना है, किस पार्ट के ऊपर क्या ऑपरेशंस करना है। तो इस तरीके से सिस्टम में हम क्या करते हैं, कुछ कोडिंग करते हैं या कुछ कलर कोडिंग करते हैं या कुछ उस पार्ट के ऊपर कुछ अलग कोडिंग करते हैं कि जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका कंप्यूटर जो सेंसर है वो उसको सेंस करेगा और उसके बाद उसके अंदर जो हमने इनपुट दिया है उस अकॉर्डिंगली उस इनपुट के हिसाब से उसके ऊपर वर्क करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कोडिंग देना इंपॉर्टेंट होता है जब जब भी कभी रोबोट उसके ऊपर या ऑटोमेशन उसके ऊपर काम करता है। तो उसको भी हम पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कलर के पार्ट्स अलग रहेंगे, साइज शेप के हिसाब से उसका पार्ट अलग रहेगा, मशीन ऑपरेशन किस तरीके से किया है उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर चेंज करते हैं। तो इस तरीके से हम पार्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, कोडिंग सिस्टम हमें यूज़ करते हैं। रिमेनिंग CAPP
ये एक दो जो टॉपिक है ये ऑलरेडी हो चुके हैं, ये हमारा इसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस यूनिट में इतना ही। थैंक यू।